students, today we will continue our last chapter, that is Introduction to Chemistry. So at first open page number 14. Today we will read from here. Notable chemist or scientist. Chemists are scientists or persons engaged in a chemical research or experiment. Some of the notable chemists and their contributions to chemistry are mentioned below. केमिस्ट किन्हें कहा जाता है? केमिस्ट उन साइंटिस्ट या उन लोगों को कहा जाता है जो किसी तरह के केमिकल रिसर्च या केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ केमिस्ट साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है? व्हाट फर्स्ट इज एंटोइन लेवॉइजर। हु इज एंटोइन लेवॉइजर? ये कौन थे? ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने हमें मेट्रिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया। साथ ही साथ उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया। 1787 में लेवॉइजर ने मेथड ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर पब्लिश किया, जिसमें क्या लिखा हुआ था? जिसमें जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है उनका जो नाम है, उनके नाम लिखने का रूल्स होता है। केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखने के रूल्स होते हैं जो उस इसमें मेंशन थे। मेथड ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर में किस तरह से केमिकल कंपाउंड के नाम लिखने, उसके रूल्स मेंशन किए। नेक्स्ट इज जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन कौन है? ये एक इंग्लिश केमिस्ट फिजिसिस्ट है, साथ मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमें बताया, जिसे डेल्टन्स लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज जॉन्स जेकब बर्जीलियस। ये कौन है? ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला बता दिया। मॉडर्न साथ ही साथ इन्होंने कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताया और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, जैसे कि सिलिकॉन, सेलेनियम, थोरियम, सीरियम। नेक्स्ट इज लुईस पास्चर। ये कौन थे? ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने फूड स्पॉयलेज क्यों होता है, खाना क्यों खराब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और इसे हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके, डिस्ट्रॉय करके, इसके बारे में हमें बताया। इन्होंने एक प्रोसेस बताया जिसका नाम रखा पैस्चराइजेशन, जिसमें किसी भी जैसे कि मिल्क या फिर जितने भी बेवरेजेस हैं उनको हीट करके उसके जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करा जाता है और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करके स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिमिट्री मेंडेलीव। ये कौन थे? ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, इस बारे में बताया। और पहला पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल भी इन्होंने ही बनाया। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह के प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग डिफरेंट रखना है, इन्होंने पहले हमें बताया। इन्होंने एक पहला जो सिस्टमैटिक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें टोटल 66 एलिमेंट थे जो कि उसके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे। और इन्होंने साथ ही साथ और भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। ये कौन है? ये एक स्वेडिश केमिस्ट है जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। नेक्स्ट इज नील्स हेनरिक डेविड बोर। ये कौन है? ये एक डैनिश फिजिसिस्ट है जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बहुत कुछ बताया। नेक्स्ट इज मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी। ये कौन थी? ये एक पॉलिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी रिसर्च के नाम के लिए ये बहुत जानी जाती है, रेडियो एक्टिविटी रिसर्च के बारे में बहुत जानी जाती हैं। इन्होंने रेडियम का डिस्कवर किया था, रेडियम डिस्कवर कोरोचिलो, और ये पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और वो पहला पर्सन और पहली महिला जिनको ये नोबेल प्राइज़ ट्वाइस मिला था, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इज अर्नस्ट रदरफोर्ड।
ये कौन है? ये एक कौन थे? ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके बारे में डिस्कवर किया था इन्होंने। नेक्स्ट इज हेनरी ग्वेन जेफरीज मोस्ले। ये कौन है? ये इंग्लिश फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी और मोस्लेस लॉ के बारे में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट इज प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये कौन है? ये एक इंडियन केमिस्ट है जिन्होंने इंडिया में पहला केमिकल फैक्ट्री सेटअप किया था, जिसे बाद में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड नाम से जाना जाने लगा। दो फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे, मेघनाथ साहा और शांति स्वरूप भटनागर, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट इज हरगोबिंद खुराना। ये कौन है? ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के समय किस तरह से न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया था। नाउ come to the next page, page number 16. Here चिंतामणि नागेशा रामचंद्र। ये कौन है? ये भी एक इंडियन केमिस्ट है जिन्होंने सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के बारे में बताया। इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी में इन्हें बहुत रुचि थी और इन्होंने कार्बन मॉलिक्यूल्स के नैनो मटेरियल्स के बारे में भी ये रिसर्च किया करते थे। Okay, now come to the next point, next topic, applications of chemistry in our daily life. डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरह से केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं? আমরা নিজের डेली लाइफে কিভাবে केमिस्ट्री यूज़ करी? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बटर, चीज़, मेयोनीज, जैम्स, जेलीज, आइसक्रीम्स, पेपर, पेन, इंक, चॉक, बोर्ड, कलर पेन्स, पेन्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हम जो भी हमारे आसपास देखते हैं ये सब क्या है? क्रिएशन ऑफ केमिस्ट्री। ये सभी क्या है? केमिस्ट्री का क्रिएशन है। केमिस्ट्री जो है वो हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट लेट्स अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन देम। ये हमें किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है और उसमें किस तरह का केमन चेंज आसছে इस बारे में भी हमें बताती है। साथ ही साथ ये हमें न्यू सब्सटेंस क्रिएट करने के लिए, कोई नई चीज़ बनाने के लिए भी हमें मदद करती है। केमिस्ट्री जो है वो फूड टेक्नोलॉजी में उसका बहुत केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ हेल्थ के क्षेत्र में, मेडिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री जो है ये बहुत भागीदारी रखता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत साथ है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17. Substances that we use in our everyday life are available to us in the form of elements, metal or non-metal, compounds and mixtures. Chemistry provides most of the things we use to support, sustain and make our lives comfortable. जो भी सब्सटेंस हम हमारे एवरीडे लाइफ में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में আমরা যে सब्सटेंस যে জিনিসও यूज़ करी वो सब किस फॉर्म में होती है? या तो एलिमेंट के फॉर्म में। एलिमेंट क्या हो सकते हैं? मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। उसके अलावा कंपाउंड के फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री जो है वो हमारे लाइफ को सपोर्ट देती है, सस्टेनेबल बनाती है और कंफर्टेबल बनाती है। नेक्स्ट इज फूड एंड केमिस्ट्री. A balanced diet comprised of appropriate proportions of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water, all of which are connected directly to chemistry. जैसा कि एक बैलेंस डाइट मतलब हम जो भी हम खाना भोजन करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जाओ हमरा खाई, ये हमेशा क्या होता है? बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड मतलब ये कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें सटीक मात्रा में, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सटीक मात्रा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब होना चाहिए जो कि डायरेक्टली क्या है? केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज किंतु एक धरনের कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे लिए मेजर एनर्जी सोर्स का काम करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये कब रिलीज होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होता है। शुगर जो है, शुगर क्या किस लिए यूज़ होता है, स्वीट और मीठी जो भी कन्फेक्शनरी की चीज़ें होती हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टार्च, ये किस लिए, स्टिफनर, कॉटन क्लोथ्स में इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन क्लोथ्स को सख्त करने के लिए। सेलुलोज इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड कार्डबोर्ड, सेलुलोज भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पेपर कार्डबोर्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सेल्यूलोज, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट इज प्रोटीन फ्रॉम अनदर मेजर कंपोनेंट, प्रोटीन फॉर्म अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। प्रोटीन्स जो है वो हमारे डाइट का एक और बहुत मेजर कंपोनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये लार्ज अमाउंट में किस तरह के फूड में पाए जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स जिसका क्या कहा जाता है, कुछ एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिनका नाम होता है एंजाइम्स, वो हमारे शरीर में कई तरह के केमिकल रिएक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और तरह का प्रोटीन होता है हार्मोन्स, ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे शरीर के कई सारे एक्टिविटीज़ को, कई सारे कामों को क्या करता है, पूरा करता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम अ लाइफस्टाइल डिसीज कॉल्ड डायबिटीज़ have low secretion of a hormone called insulin। क्या होता है, कई लोगों को एक तरह का लाइफस्टाइल डिसीज़ होता है, एक तरह की बीमारी होती है जिसे क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। इस डायबिटीज़ में क्या होता है, शरीर में एक तरह का हार्मोन है इंसुलिन, वो सीक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शरीर में एक तरह का हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन, उसकी कमी से ही क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है लोगों को। प्रोटीन सच एज कोलाजन फाइबर गिव स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, जैसे कि कोलाजन फाइबर, ये भी क्या एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे शरीर को क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन, फैट्स एंड ऑयल्स, मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैट्स एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी, अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ये जितने भी विटामिन, फैट, ऑयल, मिनरल, सॉल्ट, ये सब क्या है, ये सब हमें सटीक मात्रा में लेने चाहिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। Food processing is a process of changing raw agricultural and or animal product into food. Food processing किसे बोला जाता है, Food processing उस एक तरह का प्रोसेस है जिसमें raw agricultural कच्चे सामान को, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या एनिमल का कोई प्रोडक्ट हो, उसे फूड में कन्वर्ट किया जाए। जैसे कि वीट ग्रेन्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और वीट फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। और फिर जैसे कि ब्रेड, चीज़, वाइन, बियर, जितने भी फ्रोज़न फूड मार्केट में पाए जाते हैं, ये सब क्या है, प्रोसेस्ड फूड है। इन सबको क्या बोला जाता है, प्रोसेस्ड फूड बोला जाता है। फूड प्रोसेसिंग जो है वो क्या करता है, खाने को रेडी टू ईट और हीट बनाता है। मतलब कि किसी भी खाने के आइटम को ऐसा बना देता है कि जिसे हम जल्दी से कुक कर सकते हैं, या क्या ऐसे फॉर्म में पाया जाता है जिसे हम लोग डायरेक्टली ईट खा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इज़ नेसेसरी टू मेक मोस्ट ऑफ द फूड्स एडाइबल। ज़्यादातर ही फूड्स में फूड को एडाइबल बनाने के लिए, एडाइबल माने खाने योग्य बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग जो है वो नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन स्पॉइलेज एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जब किसी खाने को, किसी तरह के फूड को उसके स्पॉइलेज मतलब नष्ट, कोई भी खाना क्या होता है, जल्दी नष्ट हो जाता है ना, तो वो नष्ट ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, या देर तक हम कई समय तक उसे रख सके, साथ ही साथ उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, यानी कि उसके अंदर जितने भी गुण हैं, अच्छे गुण, वो सब रहे उसके अंदर,
इसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। फूड प्रिजर्वेशन क्या करता है, फूड प्रिजर्वेशन हमें किसी भी तरह के फूड को लंबे समय तक बिना खराब हुए, बिना कंटेमिनेशन, बिना इन्फेक्ट हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हमें उसको खाने को स्टोर रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी जैसे कि उसका कलर, टेक्सचर, फ्लेवर या न्यूट्रिटिव वैल्यू भी नष्ट नहीं होने दे सकता। यानी कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट को, खाने के सामान को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से उसे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है कि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो, और साथ ही साथ उसका कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि उसके अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो भी नष्ट ना हो। फूड प्रिजर्वेशन एड्स वेराइटी टू द फूड, इंक्रीजेज फूड सप्लाई एंड डिक्रीजेज द वेस्टेज। फूड प्रिजर्वेशन से क्या होता है, फूड में वेरिएशंस आते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप का फूड बन सकता है। फूड सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है, और वेस्टेज कम होता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिलेइंग सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस प्रिंसिपल में काम करता है, सेल्फ डिकम्पोजिशन, यानी कि खुद जो खाने का जो नष्ट होने का समय है इसे क्या किया जाता है, डिले किया जाता है, कम किया जाता है, मतलब रोका जाता है। खाने का नष्ट होने का समय को क्या किया जाता है, रोका जाता है, और उसके जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। It helps to maintain the same taste and flavor and to prevent the growth of bacteria, fungi and other microorganisms. ये क्या करता है, किसी भी तरह के खाने के टेस्ट को मेंटेन रखता है, टेस्ट, फ्लेवर, और उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगाई या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने से रोकता है। द ट्रेडिशनल मेथड, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं फूड प्रिजर्वेशन के, जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा ड्राइंग किसी खाने की चीज़ को, जैसे कि अगर हम अचार बनाते हैं घरों में तो उसे क्या किया जाता है, पहले आम को, अगर आम का अचार बनाया जाए तो पहले मैंगो को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। इससे क्या होता है, उसका जो प्रिजर्विंग टाइम है ये बढ़ जाता है। तो उसी तरह से ड्राइंग, फर्मेंटेशन, सॉल्टिंग, स्मोकिंग, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फूड का जो समय है उसे, फूड का जो स्टोरेज का जो टाइम है उसे हम बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ कॉमन मॉडर्न मेथड्स भी है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है, जैसे कि कैनिंग, फ्रीजिंग, इरेडिएशन, पैस्चराइजेशन और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का डालना, यानी कि कुछ केमिकल चीज़ों को डाल के भी फूड का जो स्टोरेज है वो हम बढ़ा सकते हैं। इन द कैनिंग प्रोसेस, फूड कंटेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर। कैनिंग में क्या होता है, जो फूड का जो सामान, जो खाने का सामान है उसे क्या किया जाता है, पहले प्रोसेस्ड किया जाता है, फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाता है। उस फूड को क्या किया जाता है, गामा रेज या एक्स रेज के सामने रखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बीम्स के सामने रखा जाता है, जिससे कि उसका जो स्प्राउटिंग का समय है या राइपनिंग यानी कि पकने का समय है, इससे क्या हो, ये कम हो, और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, उसे रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट क्या एक तरह का केमिकल है जो कि कलर्ड फ्रूट और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी क्या एक तरह का केमिकल है जो कि कलरलेस फ्रूट, जिन फलों का रंग नहीं होता जैसे कि लीची, एप्पल, उनको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड का एक और नाम है विनीगर, ये दोनों एक ही चीज़ है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, विनीगर। ये सॉस या पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेक्टिन पाउडर जैम और जेली को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19, कॉस्मेटिक्स एंड इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स में किस तरह से केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है ये हम पढ़ेंगे। Since ages, various natural ingredients such as milk, rose petal and mehendi have been in use as home remedies for skin problems and other purposes. क्या होता है कि बहुत पहले से, सदियों से घरों में क्या होते हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है होम रेमेडीज़ के तौर पर, जैसे कि मिल्क, रोज़ पेटल, मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है स्किन प्रॉब्लम या किसी दूसरी तरह के पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है होम रेमेडीज़ के रूप में। Such
items that are used to keep external body parts clean, healthy and good looking are called cosmetics. वो चीज़ें जो कि हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, यानी कि एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इनको क्लीन, हेल्दी और गुड लुकिंग रखने के लिए जिन सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कॉस्मेटिक्स कहा जाता है. मॉडर्न कॉस्मेटिक्स जितने भी, यानी कि अभी के ज़माने में जो कॉस्मेटिक के सामान हैं, वो एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी क्या है, केमिकल्स ही हैं, केमिकल से ही बने हैं डिफरेंट टाइप के, इसीलिए ये एक एक्सेलेंट गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री कहा जा सकता है. जैसे कि हम कुछ प्रोडक्ट्स घरों में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, सोप, शावर जेल, शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर्स, नेल पेंट, लिप पेंट, आईलाइनर, परफ्यूम्स, आफ्टर शेव लोशन, डिओड्रेंट्स, शेविंग फोम्स. ये सब क्या है? ये सब इसी तरह के और भी जो चीज़ें हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है? केमिस्ट्री की देन है. ऑल ऑफ दीज कंटेन सिंथेटिक केमिकल्स. इन सब में क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं. Synthetic chemicals are generally not good for us as they are more toxic than natural substances and may cause harm to our body. ये जो synthetic chemicals हैं, ये generally हमारे लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये natural substances ज़्यादा toxic होते हैं, ज़्यादा जहरीले होते हैं और ये हमारे बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं. In cosmetic products, water, emulsifiers, preservatives, thickener, pH stabilizers, dyes, fragrances combined in different ratios are used. जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उसमें बहुत तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि वाटर इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव, थिकनर्स, पीएच स्टेबलाइज़र, डाई, फ्रेगरेंस, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में. Most of the foaming cosmetic products such as toothpaste, shampoo and shower gel have sodium lauryl sulfate और sodium lauryl sulfate as an ingredient. जितने भी फोमिंग सब्सटेंस है, फोमिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है? फोम बनता है, जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू, शावर जेल, इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह का केमिकल होता है जिसका नाम क्या है? सोडियम लॉरिल सल्फेट, या कहा जा सकता है सोडियम लॉरिल सल्फेट इस्तेमाल होता है. टैल्कम पाउडर में क्या होता है? टैल्कम पाउडर में एक तरह का सब्सटेंस केमिकल होता है जिसका क्या नाम है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों होते हैं टैल्कम पाउडर में. क्रीम्स में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड होता है. नेल पेंट और लिप कलर में क्या होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है. टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये सनस्क्रीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो सन के जो हार्मफुल रेज हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20. Clothing and chemistry. The exact time when clothing came in use is not known, but it is believed to have started about 30,000 years ago. ये जो क्लोथिंग है, क्लोथिंग कब शुरू हुई थी, इसका एग्जैक्ट टाइम अभी तक किसी को पता नहीं है, नहीं पता, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है. लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्लोथिंग जो है आज से 30,000 ईयर पहले से ही शुरू हो चुकी थी. पहले जो बेसिक क्लोथिंग थी हमारे एंसेस्टर की, वो कैसी थी? लीव्स या फिर किसी भी तरह का एनिमल स्किन से वो क्या करते थे? अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. ग्रेजुअली एनिमल स्किन, वेजिटेशन, धीरे धीरे क्या, पहले प्लांट्स, लीव्स के कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे, बाद में शरीर ढकने के लिए एनिमल स्किन का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वेदर जब चेंज होता है तो खुद को प्रोटेक्ट कर सके. फिर लगभग 3000 BC में क्या हुआ? सिल्क का प्रोडक्शन हुआ. सिल्क वॉर्म से सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हुआ चाइना में. साथ ही साथ कॉटन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ. उसके बाद कॉटन, लाइनेन, फ्लैक्स, हेम्प फाइबर, वूल, ये सब कुछ कॉमन नेचुरल फाइबर्स के रूप में लोग इस्तेमाल करने लगे. नेचुरल फाइबर किससे मिलते हैं? नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल दोनों से ही पाए जाते हैं. रिसेंटली क्या हुआ है, अभी के दिनों में जो लोग क्या करने लगे हैं, फाइबर्स बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से. इस तरह के केमिकल सब्सटेंस से बने हुए फाइबर को बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ज़्यादा ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा दिन टिकते हैं, इसे ज़्यादा दिन इस्तेमाल किया जा सकता है.
इनको ये इजी डायबिलिटी होती है, यानी कि इनमें रंग आसानी से किया जा सकता है, इसे किसी भी रंग का किया जा सकता है, इन्हें स्ट्रेच किया जा सकता है, वाटर प्रूफ भी होते हैं, कलर फास्टनेस होता है और लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है सिंथेटिक फाइबर्स में, जिससे ये क्या है ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कम समय में। कुछ सिंथेटिक फाइबर जैसे कि टेरिलिन, ये किससे बना होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड का बना होता है। एक और है नायलॉन, नायलॉन किससे बनता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन से बनता है क्या, नायलॉन। ये सब क्या है। उसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोलते हैं, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। पॉलिस्टर, स्पेंडेक्स, ये सब क्या है, कुछ पॉपुलर फैब्रिक्स हैं। सिंथेटिक फाइबर के जैसे एडवांटेजेस हैं वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। ये क्या कर सकते हैं, स्किन में एलर्जी करते हैं, स्टिकीनेस कर सकते हैं, और ये क्या है, ये हम इस तरह के कपड़ों को हर वेदर में यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी फायर पकड़ लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है इस तरह के कपड़ों में। This led to the growth of semi-synthetic blended fibers such as terracotta, which is a combination of terylene and cotton. ये सब देखने के बाद एक नए तरह के फाइबर बनाया गया, सेमी सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, जिसका क्या नाम है, जिसे कहा जाता है टेरिकॉट। टेरिकॉट क्या किससे बनता है, टेरिकॉट टेरिलीन जो सिंथेटिक फाइबर है, और कॉटन जो कि नेचुरल फाइबर है, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है टेरिकॉट, जो कि जिसे क्या कहा जाता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर। The textile industry is growing every day with innovations which are driven by market demands and creativity of fashion houses. इसीलिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है नए नए इनोवेशंस के साथ, और मार्केट में नए नए फैशन का डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल्स इन मेडिसिन। मेडिसिन में किस तरह से केमिकल का इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में किस तरह से केमिकल का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन आर केमिकल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। मेडिसिन जो है वो क्या है, मेडिसिन सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मेडिसिन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है जिन्हें ड्रग्स भी कहा जाता है, और ये किसी तरह की ट्रीटमेंट, क्योर या प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है मेडिसिन, ये प्लांट्स या एनिमल्स दोनों से ही लिया जा सकता है, साथ ही साथ केमिकल से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मेडिसिन जो है इन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किस तरह के मतलब इसे किस तरह के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसे क्या किया गया, डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। जैसे कि पहला यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल कंपाउंड है जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन को बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। किस तरह से, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने का ग्रोथ को रोक देते हैं, या फिर उसे मारकर उसके ग्रोथ को रोककर हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। एक यहाँ पे नेचुरल एंटीबायोटिक का नाम दिया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके बाद है सम कॉमन मैन मेड एंटीबायोटिक्स। कुछ मैन मेड एंटीबायोटिक्स के नाम दिए, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। एंटीबायोटिक्स जो है वो जनरली पिल्स या मेडिसिन के रूप में या टैबलेट्स या इंजेक्शंस के रूप में लिए जाते हैं। कुछ जो है वो एक्सटर्नली क्रीम्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहले जो ओरिजिनली ये कहाँ से लिए जाते थे, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई के लिए लिए जाते थे। और अभी क्या है, अभी जो एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है, एनाल्जेसिक भी मेडिसिन है जो कि पेन रिलीविंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, पेन रोकने के लिए, पेन कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये क्या कुछ एनाल्जेसिक्स हैं। एंटीपायरेटिक्स भी उस तरह की मेडिसिन है जो क्या करते हैं, फीवर, बुखार कम करने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स के रूप में भी किसे इस्तेमाल किया जाता है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये जो केमिकल्स हैं इनको एंटीपायरेटिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ तुलसी, हम सबके घर में, लगभग बहुतों के घर में ही तुलसी का पौधा होता है। ये जो तुलसी है
ये भी क्या है, एंटीपायरेटिक का काम करती है। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये एक तरह, ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकती है। जैसे कि कुछ नेचुरल एंटीसेप्टिक क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक घरों, हमारे घर में हल्दी होती है, हल्दी या मैरीगोल्ड, ये क्या है, नेचुरल एंटीसेप्टिक्स हैं। साथ ही साथ लीव्स, फ्रूट और बार्क ऑफ नीम, ये भी क्या है, एंटीसेप्टिक है और ये स्किन डिसीजेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ एक और है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्या है, मैन मेड एंटीसेप्टिक है जो कि कट या वाउंड्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैशेस या ब्रेथलेसनेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, ये उस तरह के मेडिसिन है जो कि अगर किसी तरह का एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में तो उसे, उसका प्रोडक्शन ये रोकने में काम करता है, मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, एक तरह का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये कैसे बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है। ये क्या होता है, अगर स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो या स्टमक पेन हो तो उसे क्या करता है, रोकने में मदद करता है। और एंटासिड के रूप में नेचुरली क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, मिंट लीव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एंटासिड्स के रूप में।